नमस्कार बच्चों, ठाकुर पब्लिकेशन आपके लिए लाया है चैप्टर वाइज लेक्चर। इसके पहले भी बिहार फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए हमने चैप्टर वाइज लेक्चर बनाए थे। नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं सेकेंड यूनिट, जिसका नाम है सामाजिक समूह। सामाजिक समूह क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे यहाँ पे। तो सामाजिक समूह का अर्थ होता है जब प्रतिदिन नियमित रूप से आपस में मिलने वाले व्यक्तियों का एक समूह या संगठन, इसके द्वारा जिसके माध्यम से उनके सामाजिक संबंध स्थापित होते हैं और ये समाज की मूलभूत इकाई होने के कारण समाज में समाज का जो अस्तित्व होता है वो मूर्त रूप से दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को समाज की एक इकाई माना जाता है और जब वो एक संगठित रूप से मिलते हैं तो वह मूर्त रूप में दिखाई देता है। प्रत्येक वैयक्तिक समूह को सामाजिक समूह नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी सामाजिक समूह को हम सामाजिक समूह तब कह सकते हैं जब उनके मध्य कुछ अंतःक्रियाएं होती हों और उन अंतःक्रियाओं के माध्यम से कुछ क्रियाएं होती हों जो कि हर समूह में नहीं पाई जाती, जैसे कि बस हो गया, बाजार या ट्रेन में बैठे लोगों का एक समूह। मैकाइवर एंड पेज ने इसको समझाते हुए बताया है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप हो। तो मैकाइवर एंड पेज ने भी यहाँ पे संबंधों को महत्वता प्रदान की है और जॉर्ज सी होमल्सन के अनुसार इसका आशय ऐसे व्यक्तियों से है जो स्थापित प्रतिमानों के अनुसार अंतःक्रिया करते हो। इस दृष्टिकोण के आधार पर इसको समूह को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जैसे आयु के आधार पर जैसे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, इनका समूह अलग होता है। व्यवसायिक आधार पे समूह अलग होते हैं, जैसे क्लर्क हो गए या मजदूर हो गए, अध्यापक हो गए। और लिंग के आधार पर स्त्रियों का समूह अलग होता है, पुरुषों का समूह अलग होता है। तो ऐसे कई समूह समाज में हमें देखने को मिलते हैं। ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने इसको समझाते हुए बोला है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्र होते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, तब वो एक समूह का निर्माण करते हैं। यहाँ पे इसके पहले भी फर्स्ट यूनिट में हमने समूह के बारे में पढ़ा था कि किसी भी समूह के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो यहाँ भी उन्होंने यही बात की है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति यदि एक जगह एकत्र होते हैं तब वह समूह का निर्माण करते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कैसे डालते हैं? अंतःक्रिया के माध्यम से। अतः इन आधारों पर कहा जा सकता है कि हमारे सामाजिक जीवन में जो समूह है वो अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। हर व्यक्ति किसी न किसी समूह से जुड़ा होता है, किसी न किसी समूह का सदस्य होता है। समूह का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर होता है और उनके मध्य कुछ अंतःक्रियाएं होती हैं और संबंधों का एक स्पष्ट स्वरूप होता है। समूह की विशेषताएं क्या है? जिसमें पारस्परिक संबंध, हित और उद्देश्यों की समानता, एकता की भावना, सापेक्षिक स्थायित्व। तो इसमें सबसे पहले परस्पर संबंध, सदस्यों के मध्य क्या है? अंतर संबंध होने चाहिए और ये सामाजिक संबंध ही समूह कहलाते हैं। हित और उद्देश्यों की समानता, समूह के सदस्यों के जो लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं, वो एक समान होते हैं और समूह के प्रत्येक व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रत्येक समूह से कुछ निजी स्वार्थ जुड़ा होता है, जिसके कारण वो उस समूह का सदस्य बनता है। कई बार समूह में कुछ लोग जुड़ते हैं अपने स्वार्थ को लेके, कुछ समय तक उस समूह के सदस्य रहते हैं और जब उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाती है तो वो दूसरे समूह के सदस्य बन जाते हैं। एकता की भावना, सामाजिक समूह के सभी सदस्य एकता और परस्पर सहानुभूति से बंधे होते हैं। सापेक्षिक स्थायित्व, प्रत्येक समूह सापेक्षिक रूप से विभिन्न व्यक्तियों के एकत्रीकरण की तुलना में अधिक स्थायी प्रकृति का होता है। जैसे आपने देखा होगा मेले में भीड़ की तुलना हम परिवार से नहीं कर सकते, ठीक है। गांव आदि में अधिक स्थायित्व होता है क्योंकि यहाँ पे जो मेले की भीड़ होती है वो स्थायी
नहीं होती, कुछ समय बाद वो समाप्त हो जाती। लेकिन जो गांव होते हैं वहां पे जो लोगों का समूह होता है वो स्थायी होता है। परिवार का जो समूह होता है वो स्थायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में के समान आदर्श नियम। समूह के जो भी नियम होते हैं वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं, सभी को उन एक जैसे नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। यह जरूरी नहीं है कि वो नियम लिखित रूप में हो। इसके अलावा कार्य विभाजन, समूह के सभी सदस्यों के अलग अलग कार्य निर्धारित होते हैं जिसके पूर्ण होने पर ही समाज अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। ऐच्छिक सदस्यता, जैसा कि हमने पहले ऊपर भी बताया था कि अपने स्वार्थ की पूर्ति हो जाने के कारण व्यक्ति दूसरे समूह का सदस्य अपनी इच्छा के अनुसार बन सकता है। वही चीज यहाँ कही गई है कि अपनी इच्छा के आधार पर वह समाज के किसी भी समूह का सदस्य बन सकता है। व्यक्ति अपने विभिन्न हितों और उद्देश्यों के अनुसार समूह का सदस्य होना स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। नेक्स्ट आता है समूह का वर्गीकरण। समूह का वर्गीकरण व्यक्तियों को के एक दूसरे के प्रति विचार, भाव, दृष्टिकोण के आधार पर भी समूहों को वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे बोगार्डस ने औपचारिक, अनौपचारिक, प्रशासकीय, ऐच्छिक, अनैच्छिक और समूहीकृत समूह, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, विभाजनकारी और आक्रमणकारी समूह, सामाजिक, असामाजिक, अर्ध सामाजिक, सामाजिक पक्षधर और सामाजिक समूह को विभाजित किया है। समनर का वर्गीकरण जो है, समनर ने सामाजिक समूहों को दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। अंतः समूह में वे समूह अंतः समूह कहलाते हैं जिनके सदस्य आपस में स्वयं को हम की भावना के साथ संबोधित करते हैं या हम की भावना के साथ वो समूह से जुड़े होते हैं। समूह के कार्यों को वो अपना कार्य या हमारा कार्य कहकर संबोधित करते हैं या उस दृष्टिकोण से देखते हैं तथा उद्देश्य को हमारा उद्देश्य आदि शब्दों द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारा व्यवसाय, हमारा गांव। बाह्य समूह के अंतर्गत बाह्य समूह वह है जिसके प्रति हमारी जो भावनाएं होती हैं या मनोवृत्तियां होती हैं उनमें अंतर होता है, वो भेदभावपूर्ण होती हैं। प्रायः इन समूह के सदस्यों को हम संदेह और घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हम उन्हें किसी बाहरी समूह के रूप में देखते हैं। ऐसे समूह के सदस्यों के प्रति हम कम आदरपूर्ण भाव रखते हैं, अर्थात जब हम किसी विशेष कारण के बिना ही कुछ व्यक्तियों से सामाजिक दूरी का अनुभव करते हैं तब ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम बाह्य समूह कह सकते हैं। ऐसे समूह के प्रति हम किसी तरह की भावनाएं उनसे जुड़ नहीं पाते, भावनाओं के माध्यम से हम उन समूहों से जुड़ नहीं पाते हैं। अर्थात जिस समूह के साथ हमारे संबंध कम मित्रतापूर्ण हो, घृणा अथवा संघर्ष के होते हैं, वही हमारे लिए बाह्य समूह बन जाता है। रॉबर्ट के मर्टन ने भी वर्गीकरण किया है। उन्होंने भी सामाजिक समूह के दो प्रकार बताए हैं, जिसमें पहला है सदस्यता समूह और दूसरा है संदर्भ समूह। सदस्यता समूह जैसे व्यक्ति परिवार में जन्म लेता है और वह जन्म लेने के बाद कुछ समूहों का सदस्य बन जाता है, जैसे गांव, कस्बा, जाति, धर्म। ठीक है, क्योंकि इन सब चीजों पे व्यक्ति का कोई बस नहीं होता है, वह स्वतः ही इन समूहों का सदस्य बन जाता है। इन समूहों को सदस्यता समूहों के नाम से जाना जाता है और अपने सदस्यता समूह से संबंधित मूल्यों को ही अपने जीवन में महत्व देता है। संदर्भ समूह क्या है? समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा जो है वो बहुत ही आवश्यक है। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य नहीं होता वह अवश्य ही उस समूह के सदस्य होने की इच्छा रखता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी समूह का सदस्य नहीं है तो उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि उस समूह का सदस्य उसे होना चाहिए। समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले हाईमैन ने किया था। हाईमैन के बाद टर्नर, मर्टन, शेरिफ ने संदर्भ समूह की अवधारणा की व्याख्या की है। जैसे आपने स्कूलों में देखा होगा कि बच्चों का समूह होते हैं, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट का एक ग्रुप है
और जो नया बच्चा आया है वो भी ये सोचता है कि मैं भी उस समूह का सदस्य हो सकता हूँ, उसके लिए वो प्रयास करता है और धीरे धीरे उस समूह से सीखा, उसने उसको देखा, उसने सीखा और उस समूह का सदस्य हो गया। तो ये समूह क्या है, एक संदर्भ समूह की तरह कार्य करते हैं। मैकआइवर एंड पेज का वर्गीकरण, मैकआइवर एंड पेज ने भी इसको वर्गीकृत किया है। इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं इसके। क्षेत्रीय समूह, हितों के प्रति चेतन या अनिश्चित संगठन वाले समूह। मैकआइवर और पेज का जो वर्गीकरण है उसमें पहला आता है क्षेत्रीय समूह और दूसरा आता है हितों के प्रति चेतना या अनिश्चित संगठन वाले समूह। क्षेत्रीय समूह वे होते हैं जिनके सदस्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहकर संबंधों का विस्तार करते हैं या संबंधों की स्थापना करते हैं। इस क्षेत्र के अंदर ही उस समूह के सभी सदस्यों के हितों की या आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे गांव हो गया, पड़ोस हो गया, जनजाति हो गई, समुदाय हो गया, नगर हो गया, ये सब क्या है, ये क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत आते हैं। हितों के प्रति चेतना या अनिश्चित संगठन वाले समूह वे समूह होते हैं जिनके सदस्य अपने सामूहिक हितों के लिए बहुत ही ज्यादा जागरूक होते हैं। वे अपने समूह को लाभ पहुंचाने के लिए प्रायः इन समूहों के सदस्य दूसरे समूहों का अहित करने में भी संकोच नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे समूह के बारे में बताया गया है कि वे ऐसे समूह हैं जो स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने हितों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरे समूह के साथ भी संघर्ष करने में कोई भी संकोच नहीं करते। ऐसे समूह के जो सदस्य होते हैं उनके विचार या मनोवृत्तियां एक जैसी होती हैं। मिलर ने भी क्षैतिज समूह और उद्रक समूह के रूप में इसे बताया है। क्षैतिज समूह में इस प्रकार के समूह विशाल और अंतर्मुखी होते हैं, जैसे राष्ट्र, धार्मिक संगठन। और उद्रक समूह के अंतर्गत ये छोटे उपविभाग होते हैं, जैसे आर्थिक वर्ग आदि। गिडिंग्स का वर्गीकरण क्या है, जनिक समूह और इकट्ठे समूह। इसके अंतर्गत जनिक समूह में परिवार को हम जनिक समूह कहते हैं, जिसमें व्यक्ति का जन्म होता है जो कि उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं होता है। इकट्ठे समूह या ऐच्छिक समूह होते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से सम्मिलित होता है। इसके अलावा गिडिंग्स ने सामाजिक समूह वियोजक या अतिव्यापी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है लेस्टर वार्ड का वर्गीकरण। इसमें ऐच्छिक समूह और अनिवार्य समूह। ऐच्छिक समूह क्या है, किसी विशेष हितों को ध्यान में रखकर जिन समूहों का निर्माण होता है वो ऐच्छिक समूह होते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो सदस्य होते हैं वो उनकी सदस्यता जो है व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर होती है। सेकंड आता है अनिवार्य समूह। अनिवार्य समूह वह है जिनका विकास स्वतः या प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे परिवार, जाति, समुदाय, ये अनिवार्य समूह के अंतर्गत आते हैं। टॉनेज ने भी इसका वर्गीकरण करते हुए बताया है। जेमेनसॉफ्ट और ये 2 वर्गीकरण किए हैं, जिसके अंतर्गत जेमेनसॉफ्ट इस सामाजिक प्रणाली में व्यक्तिगत संबंधों को पारंपरिक सामाजिक नियमों के आधार पर परिभाषित किया गया है और विनियमित किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, प्राकृतिक और सहज रूप से उत्पन्न होने वाली भावनाएं और भावनाओं की। जेलसॉफ्ट के अंतर्गत इस समाज में व्यक्तिगत लगाव, पारंपरिक अधिकार और कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं माने गए हैं। इसमें मानवीय संबंध अधिक अवैयक्तिक और अप्रत्यक्ष होते हैं, जो दक्षता या अन्य आर्थिक और राजनीतिक विचारों के हित में तर्क संगत रूप से निर्मित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सामाजिक समूह का महत्व। सामाजिक समूह के महत्व को बताते हुए गोल्डनर ने कहा है कि विभिन्न प्रकार के समूह व्यक्ति की जन्मजात प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने का एक अवसर प्रदान करते हैं, व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी बनाते हैं और समूह में पारस्परिक सहयोग प्रोत्साहन देकर सामाजिक व्यवस्था को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं या संगठित करते हैं। इसके अलावा इसके कार्य जो है वो निम्नलिखित है, जैसे समाज में नियंत्रण स्थापित करना, प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करना, सामाजिकरण में सहयोग करना, पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, सामाजिक संगठन का आधार होना।
तो फर्स्ट पॉइंट जो है समाज में नियंत्रण स्थापित करना, उसके अंतर्गत सामाजिक समूह का जो सर्वप्रथम काम होता है वो समाज को नियंत्रित करने का होता है। इसी में समूह सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखता है और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावी बनाता है। प्रारंभ में परिवार अनुभव तथा परिवार के जो बड़े सदस्य होते हैं उनके द्वारा बच्चों पर या घर के अन्य सदस्यों पर विशेष रूप से नियंत्रण रखा जाता है और उन्हें उनकी जो आवश्यकताएं होती है वो एक नियंत्रित दायरे में रहकर पूर्ण करने की शिक्षा दी जाती है। प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, वह अकेले उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसा हम कहते हैं ना, इच्छाएं तो अनंत होती हैं और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनंत इच्छाओं को पूरा करने किया नहीं जा सकता, लेकिन प्रयास किया जाता है। इन आवश्यकताओं को अनेक भाग जैसे जैविकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन में विभाजित किया जा सकता है। सामाजिकरण में सहयोगी व्यक्ति का सामाजिकरण करना विभिन्न समूहों का एक प्रमुख कार्य होता है। व्यक्ति जन्म के समय केवल एक जैविकी प्राणी होता है, लेकिन जो समूह होते हैं वो क्या है, उसको सामाजिक प्राणी बनाने में विशेष योगदान देते हैं। पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, सभी समूह किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहन देकर सामाजिक एकीकरण को बढ़ाते हैं। क्रम विभाजन का कार्य विशेषीकरण के कारण वर्तमान युग में हम किसी एक समूह में रहकर ही अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, अतः हमें विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग समूहों का सदस्य होना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक संगठन का आधार। इसके अंतर्गत किसी भी समाज के सामाजिक संगठन के लिए जरूरी होता है कि समाज का निर्माण करने वाली सभी छोटी बड़ी इकाइयों का एक दूसरे के साथ सहयोग हो। किसी भी सामाजिक समूह का क्या कार्य है कि सभी जो समाज का निर्माण करती हैं, चाहे वो छोटी इकाई हो बड़ी इकाई हो, सब एकत्रित होकर संगठित होकर कार्य करती हो और विभिन्न सामाजिक समूह इसी प्रकार की इकाई है। यदि किसी समूह में कोई भी दोष होता है तो अन्य समूह उसे अन्य लोग उसे समूह के उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होते हैं? तो चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में सभी समूहों को दो भागों में बांटा है, जिसमें प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह। यह वर्गीकरण समूह के सदस्यों की संख्या, समूह के महत्व और समूह के पारस्परिक संबंधों के आधार पर किया है। इसके अलावा उन्होंने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की अवधारणा को विस्तार पूर्वक समझाया है, जिसमें प्राथमिक समूह का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहा है, चार्ल्स हर्टर कूले का तात्पर्य ऐसे समूह से है जिसके सदस्यों के मध्य आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होते हैं। ठीक है, समूह क्या है? समूह में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध हो। जब आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंध होंगे तभी उनके मध्य अंतःक्रियाएं होंगी, जिसके अंतर्गत मित्र, साथी, परिवार, इसके अलावा रिश्तेदार, ये ऐसे समूह आते हैं। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए कूले ने कहा है कि प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिसमें सदस्यों के मध्य आमने सामने के घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक संबंधों की एक पारस्परिक सहयोग की एक प्रमुख विशेषता होती है। ऐसे समूह अनेक अर्थों में प्राथमिक होते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये व्यक्ति के सामाजिक स्वभाव और विचारों के निर्माण में की बुनियाद में अपना योगदान देते हैं। तो शुरुआत में कूले ने प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग केवल खेल का जो ग्रुप होता है, खेल के जो बच्चे होते हैं या खेल के जो साथी होते हैं उनके लिए किया, परिवार और पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए किया था। लेकिन धीरे धीरे बाद में इस शब्द का जो उपयोग होता है वो बहुत ही विस्तृत रूप से होने लगा था। प्राथमिक समूह की विशेषताएं, इसके अंतर्गत शारीरिक निकटता, छोटा आकार, तुलनात्मक स्थायित्व, उद्देश्यों की समानता, वैयक्तिक संबंध और संबंधों की पूर्णता और प्राथमिक नियंत्रण। शारीरिक निकटता, प्रत्यक्ष आमने सामने के संबंध होने जरूरी है। छोटा आकार,
ठीक है। इसकी जो सदस्य संख्या होती है बहुत छोटी सीमित होती है। प्राथमिक समूह में सदस्य एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े होते हैं। फिर है तुलनात्मक स्थायित्व। अन्य समूहों की अपेक्षा प्राथमिक समूह जो है होते हैं वो अधिक स्थायित्व होते हैं। वास्तव में प्राथमिक समूह के सदस्यों के मध्य घनिष्ठता और अपनापन पाया जाता है। नेक्स्ट आता है उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूह के संबंध सदस्य जो हैं वो एक दूसरे से संबंधों प्राथमिक समूह के सदस्यों के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके विचार उनका दृष्टिकोण एक जैसा होता है और इस प्रकार वे समान उद्देश्यों के द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करते हैं। वैयक्तिक संबंध। प्राथमिक समूह में एक सदस्य का दूसरे से जो संबंध होता है वैयक्तिक रूप में होता है। जैसे परिवार में हम किसी व्यक्ति का आदर उसकी आयु को, नातेदारी अथवा अनुभव में बड़ा होने के कारण करते हैं, धनवान होने के कारण या किसी ऊंची पद में या पोस्ट में होने के कारण। संबंधों की पूर्णता। प्राथमिक समूह के जो संबंध हैं किसी विशेष लक्ष्य को स्थापित नहीं करते। प्राथमिक समूह के में व्यक्ति जो संबंध बनाता है, स्थापित करता है, उसका उद्देश्य किन्हीं एक या दो हितों को पूरा करना नहीं होता है, जबकि इनके द्वारा व्यक्ति के को जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है वह उसी में संतुष्ट रहते हैं। प्राथमिक नियंत्रण। इन समूह के सभी सदस्यों में एक दूसरे का नियंत्रण होता है, एक दूसरे पर वो उनके व्यवहारों को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और स्वाभाविक रूप से विकसित संबंध। प्राथमिक समूह की स्थापना किसी दबाव के कारण नहीं होती है, एक स्वाभाविक रूप से प्राथमिक समूहों का जो निर्माण होता है किसी योजनापूर्ण ढंग से नहीं होता है, बल्कि ये समूह स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। जैसे परिवार हो गया, परिवार क्या है? प्राथमिक समूह जो कई वर्षों से लगा आ रहा है, त्रुटि और सुधार की प्रक्रिया को पश्चात ही वर्तमान स्वरूप धारण कर सका है। नेक्स्ट आता है स्वयं साध्य संबंध। प्राथमिक समूह के सदस्यों के संबंध अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्थापित नहीं होते हैं, संबंध स्वयं बनते हैं और इससे दोनों पक्षों को मानसिक संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। परिवार के संबंध ऐसे ही होते हैं, है ना। परिवार में आप देखते होंगे माता पिता के साथ संबंध क्या किसी प्रलोभन या स्वार्थ को लेके होता है? नहीं, वो संबंध स्वयं साध्य होते हैं। अब आता है द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह की क्या विशेषताएं होती हैं? बड़ा समूह, अप्रत्यक्ष और वैयक्तिक संबंध, ऐच्छिक सदस्यता, स्थायित्व में कमी, योजनाबद्ध व्यवस्था और सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति और परिवर्तनशीलता। जैसा कि हमने प्राथमिक समूह में पढ़ा, क्या पढ़ा कि प्रत्यक्ष संबंध होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं और इनका जो उदाहरण के रूप में हमने समझा कि परिवार एक प्राथमिक समूह है, उसके जो संबंध हैं वो प्रत्यक्ष और वैयक्तिक होते हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है जो द्वितीयक समूह होते हैं उनके अंदर ऐसी जो विशेषताएं होती हैं वो नहीं होती हैं। इनका आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। जैसे राष्ट्र हो गया, राज्य हो गया, ये क्या है? ये बड़े आकार में द्वितीयक समूह कहलाते हैं। इनकी जो संख्या होती है लाखों में हो सकती है। अप्रत्यक्ष अवैयक्तिक संबंध होते हैं, इनमें इसके अंतर्गत जरूरी नहीं कि हम प्रत्यक्ष सामने बैठकर ही बात कर रहे हो, है ना। इसमें फोन के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से भी और मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, इन सब चीजों का विशेष महत्व होता है। इसके आधार पर संबंध डेवलप होते हैं और अप्रत्यक्ष संबंध होने से संबंध भी अवैयक्तिक हो जाते हैं। इस प्रकार के सदस्यों की व्यक्तिगत घनिष्ठता केवल औपचारिकता तक सीमित होती है। फिर है ऐच्छिक सदस्यता। ऐसे जो समूह होते हैं वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होते हैं। जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती वो एक समूह का सदस्य होता है और जैसे ही उस स्वार्थ की पूर्ति होती है वो उस समूह को छोड़ के दूसरे समूह का सदस्य बन जाता है जहां उसके दूसरे स्वार्थ की पूर्ति हो जाए। नेक्स्ट आता है स्थायित्व में कमी, ये स्थायी नहीं होते हैं। दूसरा है, नेक्स्ट आता है योजनाबद्ध व्यवस्था। इसकी जो व्यवस्था होती है वो सुनियोजित रूप से होती है जिससे व्यक्ति अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और समाज में कुछ लोग अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विचार विमर्श कर योजनाबद्ध रूप से इन
समूहों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति। सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति, द्वितीयक समूह के सदस्यों का स्वार्थ बहुत ही सीमित होता है और अन्य सदस्यों से वो उतना ही संबंध रखते हैं जितना उनका मतलब होता है या जितना उनके स्वार्थ पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। परिवर्तनशीलता, द्वितीयक समूह की प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील होती है। समूहों का निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। प्रतिस्पर्धा की भावना, द्वितीयक समूह में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है। इस प्रकार इनके मध्य प्रतियोगी भावना समाहित होती है और द्वितीयक समूह किसी भी प्रकार का हो उसमें व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता में वृद्धि करके सदैव आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट आता है द्वितीयक समूह के प्रकार। द्वितीयक समूह के प्रकार में पहला है सांस्कृतिक संगठित समूह। सांस्कृतिक संगठित समूह जिसमें परिस्थिति समूह, सामाजिक वर्ग, जाति आते हैं। राष्ट्रीयता समूह, राज्य और राष्ट्र आते हैं। निवास समूह जिसमें विभिन्न समुदाय, विभिन्न शहर या क्षेत्रीय समूह के लोग आते हैं। और रुचि एवं उद्देश्य समूह के अंतर्गत विभिन्न धार्मिक समूह हो गए, औद्योगिक समूह हो गया, श्रमिक समूह हो गया, शैक्षिक संगठन, सामुदायिक संगठन, क्लब आदि इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है सांस्कृतिक असंगठित समूह जिसमें जैविक समूह, आयु, जाति और प्रजाति जिसे हम बदल नहीं सकते। सामयिक समूह क्या होता है? जो समय के अनुसार बनते हो। भीड़, श्रोता समूह, जन समूह, सभा, जी ठीक है, ये समय के अनुसार बनते हैं और समय के अनुसार ही समाप्त हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में अंतर। यहाँ चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक में इनका जो द्वितीयक समूह और प्राथमिक समूह है उसके अंतर को स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे पहले क्या है? संबंध के आधार पर, जिसमें प्राथमिक समूह के सदस्यों के किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता, इनके मध्य आंतरिक संबंध स्थापित होते हैं, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह में के सदस्यों के बीच अनौपचारिक, द्वितीयक समूह के सदस्यों के मध्य क्या होते हैं? औपचारिक संबंध स्थापित होते हैं और प्राथमिक समूह का हमारे ऊपर अत्यधिक प्रभाव रहता है और इन समूह के नियमों को कभी भी, इन समूहों के नियमों की कभी भी आलोचना नहीं करना चाहते। द्वितीयक समूह में व्यक्तियों के व्यवहारों पर नियंत्रण कानून के माध्यम से रखा जाता है और इसलिए इसके प्रभावों से बचने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई उपाय ढूंढता रहता है। प्रमुखता, प्राथमिक समूह को सामूहिक हित की प्रमुखता होती है, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्ति स्वयं के हित को ज्यादा महत्व प्रदान करता है। आकार में ये छोटे होते हैं प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह बड़े होते हैं। नियंत्रण, प्राथमिक समूह व्यक्तियों के व्यवहारों पर काल्पनिक नियमों और परंपराओं के आधार पर नियंत्रण रखता है, जबकि इसके विपरीत द्वितीयक समूह पर कानून, नियम, प्रणाली द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। नेक्स्ट आता है निश्चितता। प्राथमिक समूह के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य नातेदारी और आयु से पहले से ही निश्चित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के कर्तव्य अधिकार सदस्यों की शिक्षा, कुशलता, आर्थिक साधन के आधार पर निश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थायित्व। प्राथमिक संबंधों के कारण इसमें स्थिरता होती है और इसमें जैसे ही आवश्यकता की पूर्ति होती है ये समूह समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिकरण। प्राथमिक समूह संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाते हैं क्योंकि अत्यधिक सामाजिकरण इन समूहों के माध्यम से होता है। द्वितीयक समूह केवल अल्प हितों की पूर्ति के लिए, ठीक है, कुछ कम या कुछ हितों की को पूरा करने के लिए व्यक्तित्व के छोटे से अंश को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है पूरा हो रहा है। अब इसके आगे हम और नेक्स्ट अपने वीडियो में आपको समझाएंगे कि ये कैसे कार्य करता है और इसके की आगे की यूनिट्स पढ़ाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में, देखते रहिए। हम ठाकुर पब्लिकेशन द्वारा जो भी वीडियोस प्रेजेंट होते हैं आप लोगों के लिए, और साथ ही साथ इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।